So, welcome to the another video of income under the head salaries. हम सैलरी का पूरा चैप्टर देख रहे हैं जिसमें लास्ट क्लास में हमने परक्विजिट स्टार्ट किया था। मैंने लास्ट क्लास में मीनिंग ऑफ परक्विजिट समझा दिया था आप लोगों को और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि कौन सी परक्विजिट एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स है, जिसमें हमने देखा था टी और स्नैक्स, फूड, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, फूड सोल्ड टू एम्प्लॉय एट अ कंसेशनल रेट, कन्वेंस फैसिलिटी, राइट, ट्रेनिंग, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इन लोगों को तो अलाउंसेस भी एग्जम्प्ट है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफाइड स्कीम्स, लोन्स के ऊपर मैंने फोकस करने के लिए बोला था। मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर हम और डिस्कशन करने वाले हैं। सो मेडिकल फैसिलिटी एट ओनली ऑफिस एग्जम्प्ट है, राइट। फिर बाद में पेरियोडिकल्स, जर्नल, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी अप टू 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, मूवेबल एसेट का पॉइंट जो है वो आज देखेंगे हम, राइट। तो लगभग 14 ऐसी परक्विजिट्स हमने देखा था कि वो एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी में वो परक्विजिट्स अगर एम्प्लॉयर देता है तो ऐड नहीं की जाएगी, राइट। अब मूवेबल एसेट वाला पॉइंट है, मूवेबल एसेट वाला पॉइंट देख लीजिए। सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल एसेट, मूवेबल का मतलब क्या होता है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव हो सकते हैं, वो वाले एसेट हो सकता है। मतलब कोई मूवेबल एसेट में कोई फ्रिज हो गया, कोई टीवी हो गया, ऐसी वाली जिसे मूवेबल एसेट बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल एसेट, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पे दे दिया है कि अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब क्या, टीवी, फ्रिज, कूलर, इन सबको छोड़ के, कार को और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को छोड़ के, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है या फिर आपको सेल कर रहा है, कम दाम में सेल कर रहा है। अब बचता क्या है, तो जैसे कि फर्नीचर हो गया, सपोज मान लीजिए, है ना, फर्नीचर सोल्ड कर रहा है या फिर आपको गिफ्ट कर रहा है टू एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर 10 इयर्स और मोर इयर्स, 10 और मोर इयर्स। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहती है परक्विजिट, ये समझ लीजिए कि देखिए, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को कुछ मूवेबल एसेट दे रहा है। किसको दे रहा है, एम्प्लॉई को दे रहा है। वो भी कौन सी नहीं होनी चाहिए, अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इनको छोड़ के, राइट। अब मान लीजिए चलो गिफ्ट दे रहा है, फ्री में दे रहा है, तो यहाँ पे बोला है वो एग्जम्प्ट कब हो जाएगी परक्विजिट, अगर एम्प्लॉयर ने उस मूवेबल एसेट को 10 साल, कम से कम कितने साल यूज कर लिया है खुद से ही। मतलब फर्नीचर वो पहले खुद यूज करता था, 10 साल हो गए और अब जाके गिफ्ट दे रहा है, तो वो एग्जम्प्टेड माना जाएगा। अदरवाइज अगर नया कुछ लेके दे रहा है या फिर 10 साल से कम ईयर हो गए उस मूवेबल एसेट को और फिर बाद में वो एम्प्लॉय को दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो टैक्सेबल परक्विजिट मानी जाएगी, राइट। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रख लीजिए कि क्या होना चाहिए, 10 साल यूज करने के बाद। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया क्योंकि नॉर्मली किसी भी एसेट का लाइफ हम कितना मानते हैं, 10 साल मानते हैं। 10 साल के बाद अगर कोई चीज आपको दे भी दे दे तो उसकी कुछ वैल्यू बचती नहीं है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एग्जम्प्ट मानी जाएंगे। लेकिन सपोज मान लीजिए एम्प्लॉयर अपना फर्नीचर खुद सिर्फ 5 साल यूज कर रहा है, 5 साल से यूज करता था, अब वो खुश होके उसने क्या किया, एम्प्लॉय को फर्नीचर दे दिया। तो यहाँ पे 5 साल, सिर्फ 5 साल यूज करने के बाद फर्नीचर दे दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपनी कंडीशन में नहीं बैठता ही। तो उस फर्नीचर को हम एम्प्लॉय की फर्नीचर की वैल्यू को, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू बनेगी, उसे क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे एम्प्लॉय की सैलरी में। देखिए, परक्विजिट को स्टडी करना है, मतलब क्या करना है, परक्विजिट को पहले समझ लीजिए आप। परक्विजिट क्या है एक्चुअली, कि आपको कुछ फ्री में फैसिलिटी मिल रही है या फिर कुछ फ्री में मिल रहा है, तो वो छोड़ा नहीं गया है, आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, आपको कुछ भी बेनिफिट मिले एग्जम्प्टेड परक्विजिट को छोड़ के। तो अगर वो चीज का पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आपका था, आपका मतलब एम्प्लॉय का था, और वो अगर पेमेंट कोई और कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर कर रहा है,
तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट करने का जिम्मेवारी किसका था, आपका था। पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। मतलब आपका पैसा सेव हुआ, आपका पैसा सेव हो रहा है, मतलब इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न होता है, राइट। फ्री में फर्नीचर, अगर फर्नीचर बाजार से खरीदने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा आपका बच रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर आपको फर्नीचर दे रहा है गिफ्ट में, तो उस फर्नीचर की जो वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब उस दिन जिस दिन ट्रांसफर किया, जिस दिन दिया आपको, उस दिन उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू थी वो देखा जाएगा, और उतना पैसा आपकी सैलरी में सिंपली जोड़ दिया जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे पॉइंट। अब ये 15 आइटम्स यहाँ पे हो गए, राइट। बाकी के जो आइटम्स हैं उसे हम क्या करते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब ये एग्जम्प्टेड परक्विजिट वाला कैटेगरी जो है वो यहाँ पे अभी तक के लिए तो खत्म हो चुका है। आगे देखते हैं, अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। अब मैं किस परक्विजिट की बात करने जा रहा हूँ, अब मैं टैक्सेबल परक्विजिट की बात करने जा रहा हूँ। टैक्सेबल परक्विजिट, राइट, टैक्सेबल परक्विजिट। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, एग्जम्प्टेड परक्विजिट डिस्कस किया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जम्प्टेड परक्विजिट मतलब जो परक्विजिट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपकी सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा, राइट। तो जब हम टैक्सेबल परक्विजिट की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। देखिए, आपको एम्प्लॉयर ने नौकर दे दिया सपोज मान लो, या फिर कार दे दी आपको घूमने के लिए, तो हम कार की प्राइस तो उसको उसकी सैलरी में ऐड नहीं कर सकते, तो बेनिफिट कितना मिला उसका वैल्यूएशन हमें करना पड़ता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट ऐसा नाम दिया है। मतलब किसी भी फैसिलिटी की हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू निकालेंगे। वैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकम टैक्स में रूल्स दिए, उस रूल्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और जितनी वैल्यू बनेगी उतनी उसकी सैलरी में जोड़ देंगे। बहुत सिंपल है। एक बार इसके ऊपर सम्स स्टार्ट हो गए तो आपको ये आसान लगेगा। सिर्फ पढ़ने में थोड़ा लगता है कि भाई परक्विजिट है, परक्विजिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि परक्विजिट को मैं कैसे स्टडी करूं, कैसे याद रखूं, कुछ नहीं है। सिंपल लॉजिक्स है, वो लॉजिक आप ध्यान में रखेंगे और उस लॉजिक को क्या करेंगे अपन जो भी है वो प्रैक्टिकल में कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहली वाली जो परक्विजिट है, वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन। वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो एकोमोडेशन का मीनिंग समझिए। एकोमोडेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, घर दे रहा है रहने के लिए, है ना, हाउस दे रहा है। अब घर की कीमत हम जोड़ेंगे नहीं उसकी सैलरी में, क्या करना पड़ेगा, आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, घर एम्प्लॉय के नाम पे नहीं किया है। सुनिए, यहाँ पे क्या दे रहा है, सिर्फ रहने के लिए दे रहा है। तो सिंपल सी बात में क्या होता है, यहाँ पे उस घर का जितना रेंट होगा उतना आपका बेनिफिट हुआ, ऐसा समझ लीजिए। आपको फ्री में घर दे दिया रहने के लिए, तो घर का जितना भी रेंट था वो रेंट क्या कर दिया, यहाँ पे आपकी सैलरी में जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री। रेंट फ्री का मतलब क्या होता है, आपको आपके एम्प्लॉयर ने घर दिया है और उसके ऊपर कोई रेंट नहीं ले रहा है आपका एम्प्लॉयर। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब होता है सिर्फ घर है, उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं है, सिर्फ घर दिया जा रहा है एम्प्लॉय को रहने के लिए। 1 BHK फ्लैट हो सकता है, 2 BHK फ्लैट हो सकता है, जो भी हो, मतलब घर है, सामान अपना अपना खुद रख लो, वहां पे रह लो, कंपनी में जॉब कर लो, राइट। अब आपका तो रेंट बच रहा है, और जो जितना आपका बचता है ना, जितना सेव हो रहा है, वो तो इनकम होने के जैसा ही है ना। इनकम टैक्स की नजर है इसके ऊपर कि भाई आपको मिला, मतलब हमें भी चाहिए इनकम टैक्स। आप देखिए, इनकम टैक्स वालों को क्या है कि आपको कुछ मिला ना तो उनको चैन नहीं है, उनको लगता है कि यार इसको फोकट में मिल रहा है, इसको टैक्स लगा दो साला, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन इज अ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। सभी एम्प्लॉइज को टैक्सेबल रहेगा जिन जिनको घर मिल रहा है, एक्सेप्ट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
एंड ऑफिशियल्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड यूनियन मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब क्या, किन को एग्जम्प्ट है, घर किन को मिला तो एग्जम्प्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑफिशियल्स ऑफ द पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट में काम करने वाले जो भी ऑफिसर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, यूनियन मिनिस्टर मतलब जिसे केंद्रीय मंत्री बोला जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब अपोजिशन पार्टी का लीडर, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टी का लीडर है देवेंद्र फडणवीस, तो ये अपोजिशन अपोजिशन पार्टी का लीडर है, उसको मिलने वाला घर, पार्लियामेंट के जो भी मतलब एमपीज एमएलएज है या फिर यूनियन मिनिस्टर हो गया, इनको अगर घर मिला है ना, रहने के लिए घर मिलता है जनरली, इनको क्वार्टर बोला जाता है इसको, ये वाले घर को एग्जम्प्ट किया है। एग्जम्प्ट किया है मतलब मिला भी तो उसकी प्राइस को या फिर उसके रेंट को हम उनकी सैलरी में नहीं जोड़ेंगे सिंपली, है ना। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं लेकिन एग्जाम में कि जज है, क्योंकि जज को सारे एकोमोडेशंस, सारे अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, तो क्वेश्चन कुछ बनेगा ही नहीं है। तो इसे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ कि लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ लिया जाए, राइट। तो एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पे समझा रहा है इनकम टैक्स हमें कि भाई एकोमोडेशन हियर इंक्लूड्स फिक्स्ड एज वेल एज अ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, है ना। एकोमोडेशन का मतलब क्या समझा रहा है इनकम टैक्स हमें, उसका डेफिनेशन दिया इनकम टैक्स ने। सबसे पहले क्या बोला, देखो एकोमोडेशन का मतलब समझा रहा है फिक्स्ड स्ट्रक्चर। फिक्स्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो एक जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है उसे बोला जा रहा है अकोमोडेशन। वो हाउस हो सकता है, घर हो सकता है, फ्लैट, आप उसे कुछ कुछ लोगों से फ्लैट भी बोल सकते हैं, फार्म हाउस भी हो सकता है, और पार्ट देयर ऑफ, राइट। एकोमोडेशन इन होटल भी एकोमोडेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। आपको होटल में रहने के लिए जगह दी, महीनों से आप वहां पे रह रहे हो, तो वो भी पकड़ा जाएगा आपकी सैलरी में। मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कुछ भी नाम दे दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अकोमोडेशन की कैटेगरी में यहाँ पे माना गया। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैरावैन। कैरावैन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब देखिए कुछ कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिन प्रोफेशंस में कैरावैन यूज की जाती है। कैरावैन क्या होता है मैं आपको दिखा दूंगा, चलिए मैं गूगल पे जाके आपको दिखा दूंगा कि कैरावैन क्या होती है, राइट। तो लाइव देखेंगे तो समझेंगे कि कैरावैन क्या होता है। लंबी सी एक बस होती है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती है, देखिए इसे कैरावान बोलते हैं, है ना। इसके अंदर बाथरूम होता है, किचन होता है, सब कुछ, सोने के लिए जगह है, पूरा अंदर से इंटीरियर होता है यहाँ पे, पूरा अंदर से इंटीरियर होता है। देखिए ये कैसे बैठे हैं ये लोग, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, टीवी होता है, एसी होता है, साउंड सिस्टम है, सब कुछ, फ्रिज होता है छोटा सा। इसे कैरावैन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ये कैरावैन, देखिए यहाँ पे किचन भी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैस बेसिन सब कुछ चीजें इसमें है। कुछ कुछ प्रोफेशन में ऐसा देना पड़ता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये कैरावैन दे रहा है तो इसे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो घूमने वाला घर है। अब कैरावैन एक जगह पे तो नहीं रहती, घूमती रहती है हमेशा। मान लीजिए आपकी ड्यूटी कुछ इस तरह से है कि आपको एक कैरावैन प्रोवाइड कर दिया गया, तो उसे भी क्या यहाँ पे बोला गया है कि वो भी एकोमोडेशन में शामिल है। मोबाइल होम, मोबाइल होम का मतलब क्या होता है, आप जनरली कुछ प्रोफेशंस में अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, राइट। तो अलग अलग जगह पे आप चले गए तो वो जो घर होता है ना फ्लोटिंग, आप कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो, उसे मोबाइल होम बोला जाता है, इतना समझ लो। या फिर शिप है, शिप एक जगह पे नहीं रहता, तो ये भी प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे क्या है इसे भी एकोमोडेशन बोला जाएगा। इनमें से कोई भी कुछ भी चीज अगर आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, समझने की बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर पैसा ले रहा है तो बात खत्म हो गई, तो वो परक्विजिट नहीं मानी जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप जब कुछ भी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो आपका पैसा सेव हो जाता है, और सेव हुआ मतलब उसे आपने इनकम अर्न किया है, ऐसा माना गया है इनकम टैक्स में, राइट। अब ये वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन को स्टडी करने के लिए, जिसे है ना आरएफए हम शॉर्टकट में बोलेंगे,
इसे स्टडी करने के लिए हम एम्प्लॉयज की कैटेगरी बनाएंगे। 3 कैटेगरीज यहाँ पे एम्प्लॉय की बनाएंगे, एक्चुअली 2 ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 दिया, मैं तो 2 बनाऊंगा। फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहले एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ एनी अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। फिर बाद में अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेपुटेशन एंड अदर एम्प्लॉयज। ऐसी कैटेगरी बनाएंगे। मैं आपको ये कैटेगरीज यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे देखिए कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हम बनाएंगे। तो एम्प्लॉय को हम है ना कितनी कैटेगरी में शिफ्ट करेंगे अपन, हम एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरी में किया है, हम सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, और अदर एम्प्लॉयज, मतलब नॉर्मल कंपनी वाला एम्प्लॉय, राइट, अदर एम्प्लॉयज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2 कैटेगरी है ना, हम यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कितनी कैटेगरी बनाएंगे, हम 2 कैटेगरी बनाएंगे। रेगुलर, चलो रेगुलर और डेप्यूटेशन, राइट, रेगुलर और डेपुटेशन। एम्प्लॉयज की कितनी कैटेगरी बनाई हमने, 2 कैटेगरी बनाई। एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयज। अदर एम्प्लॉयज में कोई 2 यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, सिर्फ अदर एम्प्लॉयज में सब सारे बाकी के सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे आ गए। और तो एम्प्लॉय की कितनी कैटेगरी बनाई हमने, 2 कैटेगरी, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आप सभी तो जानते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। और दूसरी कैटेगरी है अदर एम्प्लॉयज। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, सबसे पहले आगे जाने से पहले डेपुटेशन का मीनिंग समझ लीजिए। डेपुटेशन का मीनिंग क्या होता है, डेपुटेशन का मतलब होता है, यहाँ पे बाद में दिक्कत ना हो इसलिए पहले समझा देता हूँ डेपुटेशन का मीनिंग क्या होता है। डेपुटेशन का मतलब होता है टेम्पररी ट्रांसफर। टेम्पररी ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर मतलब क्या, एक सिचुएशन मान लीजिए आपकी कंपनी के 2 ऑफिसेस है। मान लीजिए एक पुणे में ऑफिस है, एक मुंबई में ऑफिस है। वैसे कई सारे ऑफिसेस है, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, हर जगह पे आपकी कंपनी के ऑफिसेस है। अब हर जगह पे मान लीजिए पुणे में भी एक मैनेजर काम करता है, चलो नाम ही लिख लेते हैं उसका, मिस्टर राज, और मुंबई में काम करता है विजय। अब हुआ क्या, विजय मुंबई ऑफिस में काम करता है। विजय को कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, से सपोज वो 2 मंथ एब्सेंट है अपनी जॉब से, है ना, 2 मंथ के लिए वो नहीं है काम के ऊपर। तो यहाँ पे मुंबई वाली सिचुएशन हैंडल करने के लिए उनको आदमी की जरूरत है, क्योंकि विजय तो 2 मंथ के लिए वैकेशन पे चला जा रहा है। तो पुणे के राज को बोला जा रहा है कि भाई तू राज एक काम कर ले, तू चला जा मुंबई तब तक, है ना, तू दोनों संभाल ले, पुणे भी संभाल ले और मुंबई भी संभाल ले। तो मुंबई में चला जा और वहां पे जाके कुछ दिन काम कर, है ना, कुछ दिन तू वहां पे जाके काम कर, हम तेरी रहने की सारी सुविधा कर दे। तो ये जो राज को जो पुणे मुंबई भेजा गया है, तो परमानेंटली भेजा गया है क्या, नहीं, कब तक भेजा गया है, विजय जब तक लौट के नहीं आता तब तक भेजा गया है उसको। तो इस सिचुएशन में राज का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं, टेम्पररी ट्रांसफर हुआ है। वो किस लिए गया है, विजय की एब्सेंटी में वो चला गया है वहां का जो भी बिजनेस है वो संभालने के लिए। तो इसे बोला जाता है डेप्यूटेशन, राइट, इसे डेप्यूटेशन बोला जाता है ना। हल्के से ध्यान से समझेंगे हर बात को,
हो सकता है आपको लगेगा कि बहुत धीरे चल रहा होगा, फिर भी समझ लीजिए, एक बार अच्छे से समझेंगे तो फिर बाद में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला वाला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर, देखिए कौन किसको क्या दे रहा है, ये बात भी समझ लीजिए सबसे पहले। कौन किसको क्या दे रहा है, एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉय को घर मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और कौन दे रहा है घर, एम्प्लॉयर दे रहा है। कौन दे रहा है घर, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय को घर दे रहा है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसका एम्प्लॉयर कौन होगा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कौन होता है, गवर्नमेंट होती है, राइट। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कौन होता है, मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसका एम्प्लॉयर कौन है, उसका एम्प्लॉयर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर है। इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका एम्प्लॉयर हो गया, राइट। अदर एम्प्लॉयज में क्या है, अदर एम्प्लॉयज मतलब नॉर्मल एम्प्लॉयज, है ना, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है उन्हें क्या बोला जाएगा, अदर एम्प्लॉयज बोला जाएगा। उनके एम्प्लॉयर कौन है, हो सकता है कंपनी हो, कोई फर्म हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। कंपनी, फर्म, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो भी मतलब जितने भी मतलब बाकी सारे जितने भी कैटेगरीज बनेंगी, वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, हाउस दे रहा है ना, एकोमोडेशन बोला गया है उसे, घर दे रहा है, रहने के लिए दे रहा है, और वो भी फ्री में दे रहा है। कोई रेंट पे करने की जरूरत नहीं है बेटा, तू सीधा जा वहां पे और वहां पे अपना जो भी है वो रहना शुरू कर दे, राइट। तो बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया, कौन किसको क्या दे रहा है, फ्री में हाउस मिल रहा है, किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है। अब इनकम टैक्स वाला है यहाँ पे, उसको ये बात समझ में आ रही है, यार इसको फ्री में मिल रहा है, ये इस आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो इनकम टैक्स वालों की तो खैर नहीं। इनकम टैक्स वाले तो आपके ऊपर नजरें गड़ा करके बैठे हुए हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है भाई एम्प्लॉयर की तरफ से, जो भी मिल रहा है वो हमें भी थोड़ा सा उसमें से दे दो, जो भी टैक्स बनता है वो, राइट। तो इनकम टैक्स वालों की नजर है आपके ऊपर, आपको क्या मिल रहा है, आपको कुछ फ्री मिला रे मिला भाई, कि इनकम टैक्स वाले यहाँ पे नाचने लगते हैं, है ना, क्योंकि मन में लड्डू फूटता है यहाँ पे। अब टैक्स मिलेगा क्योंकि इसको कुछ फ्री में मिल रहा है, राइट। तो ये बात हो गई यहाँ पे, यहाँ पे कौन किसको क्या दे रहा है, राइट। अब चलते हैं इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी और किस तरह से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे इसकी। तो यहाँ पे मैं आपको नोट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। हाँ, तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, मतलब राज्य का किसी राज्य का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सन बोला है, राइट। अगर उनको क्या मिल रहा है, एकोमोडेशन मिल रहा है, हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन मिल रहा है, और सिंपल लैंग्वेज में घर बोलेंगे। अगर उनको घर मिलता है, किसकी तरफ से मिलने वाला ये घर, उनके एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉयर कौन है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयर है। वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी state government to the employees either holding office or post in connection with the affairs of the union or such state। छोड़ दो ये बकवास की बातें, छोड़ दो, सिंपली आप ध्यान में रख लो कि कौन किसको क्या दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को घर दे रही है रहने के लिए। द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एकोमोडेशन इज इक्वल टू द लाइसेंस फी। क्या बोला यहाँ पे, लाइसेंस फी। अब ये लाइसेंस फी क्या होती है, कुछ नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट को कितना, देखिए गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, सॉरी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिले जो भी मिला है क्वार्टर, वो किसकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, राइट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग क्वार्टर सिस्टम होती है। तो लाइसेंस फी मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इसके लिए कितना पे कर रहा है ना, मतलब उस घर के लिए गवर्नमेंट कितना पे कर रहा है। आपको तो फ्री मिल रहा है लेकिन किसी ना किसी को तो रेंट देना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ तो चार्जेस है ना, तो उसे लाइसेंस फी बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की केस में। तो वो जो लाइसेंस फी होगी वही आपकी परक्विजिट होगी, जितनी लाइसेंस फी होगी
वो क्या की जाएगी, आपकी सैलरी में जोड़ दी जाएगी। यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहली वाली कैटेगरी बहुत सिंपल है। एकेडमिकली यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने दिया भी है कि जो भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी वो आपको प्रॉब्लम में मेंशन की जाएगी। सिंपली अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आता है और वहां पे प्रॉब्लम में लाइसेंस फी इस नाम से अगर दिखता है, सिंपली वो लाइसेंस फी आप क्या कर दो, उसकी सैलरी में, किसकी सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी में वो लाइसेंस फी जोड़ दो। आया समझ में? क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर हो गया तो लाइसेंस फी को सैलरी में जोड़ना है। बाकी सर ये बकवास पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ बकवास पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं, बस ये पॉइंट आप ध्यान में रख लो और इसको डब्बा बनाओ, इसको लाइसेंस फी को। लाइसेंस फी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर है ऐसा बोला प्रॉब्लम में, तो आप क्या ढूंढोगे, सिर्फ लाइसेंस फी कितनी है वो ढूंढोगे। बाकी बकवास की बातें बहुत आपको प्रॉब्लम में मिल जाएंगी। इसका रेंट इतना है, इसकी मार्केट वैल्यू में रेंट इतना है, वो एरिया का रेंट इतना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। सिर्फ कौन सा वर्ड हमें ढूंढना है वहां पे, लाइसेंस फी कितनी है वो वर्ड ढूंढना है। और जितनी भी लाइसेंस फी होगी बंदे की सैलरी में आपको ऐड करना है। बंदी की सैलरी में आपको क्या करना है, ऐड करना है। बस लाइसेंस फी हमारे काम का वर्ड है। बाकी कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार ये क्वार्टर का रेंट 10,000 है ना, लाइसेंस फी 2,000 है। हमें क्या करना है, इमोशनली नहीं जाना है ना। जब भी आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, इमोशनली नहीं जाना है। जितना लॉ में बोला गया सिर्फ उतना करना है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस फी इंपॉर्टेंट है। बस लाइसेंस फी को ढूंढना है, प्रॉब्लम में कहाँ पे मिलता है, वो लाइसेंस फीस उसकी सैलरी में ऐड करना है। कौन सी कैटेगरी में, अगर वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा तो। वो भी कौन नहीं होना चाहिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बाकी मेंबर ऑफ वो जो बोला है ना, ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिसर्स जो है उनको छोड़ के और किसको छोड़ा है, यूनियन मिनिस्टर को भी छोड़ा है, और अपोजिशन पार्टी के लीडर को भी छोड़ दिया है। उनको तो जितना भी बड़ा घर मिल गया उसकी कोई वैल्यू उनकी सैलरी में जोड़ी नहीं जाएगी, राइट। तो टैक्स पॉइंट ये हो गया। एम्प्लॉइज ऑफ, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट करोगे जब भी मेरे आप क्लासेस सुन रहे हो, ये जो सीरीज सुन रहे हो, आप एक हाइलाइटर साथ में रखो। जो भी आपका मॉड्यूल है, सीए का मॉड्यूल हो, सीएमए का मॉड्यूल हो, उसमें आप हाईलाइट करते चलोगे या फिर लिख लोगे, या फिर आपकी नोट्स में अगर ये पॉइंट नहीं है तो आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। टैक्स पॉइंट में क्या बोला देखो, एम्प्लॉइज ऑफ लोकल अथॉरिटी और ए फॉरेन गवर्नमेंट आर नॉट कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि भाई लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय। अब लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था, आज भी समझा दूंगा। लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा म्यूनिसिपल कारपोरेशन। म्यूनिसिपल कारपोरेशन मनपा, जिसे महानगर पालिका भी बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो महानगर पालिका भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का ही रूप है एक प्रकार से, लेकिन वो गवर्नमेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं है यहाँ पे। मतलब सर, मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब यही कहना चाहता हूँ कि लोकल अथॉरिटी का अगर कोई एम्प्लॉय हो और उसको अगर घर मिल रहा है, तो उसको ये वाली परक्विजिट एग्जम्प्ट नहीं है, या फिर उसके लिए लाइसेंस फी नहीं देखी जाएंगी। उसको क्या माना जाएगा, ये अदर कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। अदर एम्प्लॉयज मैंने यहाँ पे किया है ना, ये देखिए, अदर एम्प्लॉयज कैटेगरी में यहाँ पे लोकल अथॉरिटी वाला यहाँ पे शामिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल अथॉरिटी वाला कहाँ पे शामिल हो जाएगा, यहाँ पे। लेकिन सर वो महानगर पालिका का है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, नगर पंचायत का है ना, पंचायत का है, जो भी मतलब लोकल में जो जितने भी ऑफिस होते हैं ना, उनका अगर एम्प्लॉय होगा तो यहाँ पे बोला जाएगा ये अदर एम्प्लॉय की कैटेगरी में होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी में नहीं है, राइट। तो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इस चार्ट में लिख देता हूँ। हो सकता है तो आप लिख लीजिए, आपके भी बुक में लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या लिखना है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा रेगुलर बेसिस वाला। यहाँ पे बात किसकी चल रही है, रेगुलर बेसिस वाले एम्प्लॉय की चल रही है। तो इसके लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, तो यहाँ पे लिख दो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज,
लाइसेंस फी। क्या होगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट? यहाँ पे लाइसेंस फी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल चार्ट बनाओ, बहुत ज्यादा डीप में चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। ये हो गया। अब सेकंड कैटेगरी के ऊपर चलते हैं। सेकंड कैटेगरी में क्या बोला है? अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेपुटेशन। अब देखिए, चार्ट जो बनाया था हमने, ये सेकंड कैटेगरी की बात चल रही है, डेपुटेशन वाले की बात चल रही है। रेगुलर वाले को क्या है यहाँ पे? लाइसेंस फी हम क्या कर देंगे? सैलरी में उनके जोड़ देंगे। सिंपली प्रॉब्लम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा, डेपुटेशन वर्ड भी नहीं है, तो वो रेगुलर की कैटेगरी में चला जाएगा। और उसकी सैलरी में कितना जोड़ना है? सिंपली लाइसेंस फी जो है उतना जोड़ के रखना है। अब डेपुटेशन वाले एम्प्लॉय की बात करता हूं मैं। डेपुटेशन का मीनिंग मैंने ऑलरेडी समझा करके रखा है कि डेपुटेशन का मतलब क्या होता है। अब डेपुटेशन वाले एम्प्लॉय को गवर्नमेंट देने वाला, घर देने वाला कौन है? गवर्नमेंट ही है। यहाँ पे भी घर देने वाले गवर्नमेंट ही है, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ही है। सिर्फ डेपुटेशन यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, रेगुलर बेसिस वाले एम्प्लॉय और डेपुटेशन। क्या बोला है देखो, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय हु इज सर्विंग ऑन डेपुटेशन, मतलब वो अभी डेपुटेशन पे है, विथ एनी बॉडी और अंडरटेकिंग अंडर द सेंट्रल और सच गवर्नमेंट, अंडर द कंट्रोल ऑफ सच गवर्नमेंट, देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ सच अकोमोडेशन। हाँ, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू डिसाइड करेंगे वो देखिए किस तरह से वैल्यू डिसाइडेड होगी। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स हमें यहाँ पे पढ़ना है कि अगर डेपुटेशन वाला एम्प्लॉय होगा तो कौन सी सिटी में उसको भेजा गया है, इसके ऊपर यहाँ पे डिसाइडेड होगा कि उसका सैलरी में हमें कितना उसका वैल्यू ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए पुणे वाले को मुंबई में भेज दिया, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे? वो पैसा उसमें जोड़ देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे, having population exceeding 25 lakhs as per the 2001 census, मतलब ऐसी सिटी में आपका टेम्पररी ट्रांसफर किया गया है जिस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 25 लाख से ज्यादा है। अब 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज कौन से? पुणे हो गया, मान लीजिए मुंबई हो गया, चेन्नई, कलकत्ता, जितनी भी मेट्रो सिटीज है, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है, नागपुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, है ना, जैसे लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, ये सारी सिटीज 25 लाख के ऊपर की ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज है। इन सिटीज में अगर आपको भेजा गया है डेपुटेशन के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट है ना, वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी मानी जाएगी? 15% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय ऑक्युपाइड द सेड अकोमोडेशन। ये आगे वाला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है सर इसका? आपकी सैलरी के 15% लिया जाएगा। अब सैलरी कौन सी, वो नीचे बताया, आपकी सैलरी का कितना परसेंट निकाला जाएगा। से सपोज मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। तो ये 15,000 आपको बेनिफिट मिला ऐसा मान लिया जाएगा और आपकी सैलरी में इसे जोड़ दिया जाएगा और आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी 1,15,000 सैलरी। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख में 15,000 लिया जाएगा और 15,000 उसका 15% लिया जाएगा और 15% लेके आपकी सैलरी इसे जोड़ दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपकी टोटल सैलरी 1,50,000 है, राइट। अब यहाँ पे ये आगे वाले सेंटेंस का मतलब क्या है सर? फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय ऑक्युपाइड द सेड अकोमोडेशन। अब ये 15% पूरे साल का होता है, कोई भी परसेंटेज अपने आप में पर एनम होता है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ 4 महीने के लिए भेजा गया था, 4 मंथ्स के लिए डेपुटेशन के लिए भेजा गया था, तो क्या पूरे साल का यहाँ पे सैलरी ऐड किया जाएगा? क्या पूरे साल का 15% निकाला जाएगा? जी नहीं दोस्तों। अब जितने दिन थे, है ना, जितने दिन मतलब जितने मंथ्स आपने एकोमोडेशन का यूज किया या फिर एकोमोडेशन का बेनिफिट आपको जितने मंथ्स का हुआ, उस हिसाब से उस पर विजिट को डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि 15,000 सपोज मान लीजिए, चलो मैं एग्जांपल के लिए 12,000 निकला आपकी 15% ऑफ सैलरी, राइट। 12,000 हो गया 15% ऑफ सैलरी। तो इसे क्या किया जाएगा? 12 मंथ में डिवाइड किया जाएगा। 12 मंथ में डिवाइड करके
इसे जोड़ा जाएगा 4 मंथ में, तो आपकी पर विजिट कितनी हो गई, 4000 रुपीज पर विजिट हो गई, राइट। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। फिर बाद में क्या बोला, हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख बट डज नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, मतलब आपको ऐसी सिटी में भेजा गया है कि जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है, 10 लाख से ज्यादा 25 लाख से कम, तो आपकी सैलरी का 10% लिया जाएगा। और कोई एनी अदर सिटी होगी तो आपकी सैलरी का 7.5% यहाँ पे पर विजिट की वैल्यू समझ के लिया जाएगा। इसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे, आज की डेट में ही सम सॉल्व करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इसके ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरे वीडियो की लिमिट 30 मिनट होती है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये क्लास, आज की क्लास होगी वो यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूँ। एक बार समरी ले लेता हूँ इसकी कि क्या क्या देखा हमने हमने हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, वैल्यू निकाल रहे हैं कि आपको बेनिफिट कितना मिला। इसमें मैंने आपको एकोमोडेशन का मीनिंग समझाया, एकोमोडेशन का मतलब फिक्स्ड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर दो होता है। फिर बाद में हमने एम्प्लॉय की दो कैटेगरी, दो कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और नॉर्मल एम्प्लॉयज, अदर एम्प्लॉयज की बात यहाँ पे चल रही है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पे एकोमोडेशन मिल रहा है फ्री में, तो उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट तो सिंपल होगी, क्या होगी, लाइसेंस फी, क्या होगी, लाइसेंस फी होगी। लेकिन अगर डेपुटेशन के ऊपर भेजा गया आपको, डेपुटेशन के ऊपर भेजा गया आपको, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 25 लाख से ज्यादा 15% ऑफ सैलरी, 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 से कम 10% ऑफ सैलरी, और किसी अदर सिटी में आपको भेजा गया है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो 7.5% ऑफ सैलरी निकाला जाएगा और आपकी सैलरी में उसको जोड़ा जाएगा, राइट।